नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। दोस्तों, इस सीरीज में आज हमने डीसी जनरेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आज का हमारा 156 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए ये दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का एसएई नंबर क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि श्यानता को प्रदर्शित करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। जब एक शंट जनरेटर सामान्य दिशा और सामान्य गति से घुमाने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता तो इसका क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जब एक शंट जनरेटर समान दिशा और समान गति से घुमाने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता है तो इसका कारण है कि पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। अगला प्रश्न। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं हम? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर स्थिर वोल्टेज सप्लाई पर कार्य करता है, इसके द्वारा कम धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट और 18.65 एम्पियर करंट जो लेता है, इसकी दक्षता यदि 75% है तो तब मोटर की अश्व शक्ति होगी, यानी पावर आपकी होगी, यानी आपको बताना है कि इसकी शक्ति कितनी होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों इसका वोल्टेज दिया गया है और एम्पियर दिया गया यानी करंट दिया गया है और इसकी दक्षता दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है। फार्मूले पर पहले हम रखेंगे पावर बराबर वी आई, यहाँ पर निकाल लेंगे, पावर का मान इतना आ जाएगा। फिर दोस्तों इसकी दक्षता देख सकते हैं, दक्षता मोटर की दक्षता देख सकते हैं, फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट। दक्षता दी गई है 75%, यहाँ पर 75/100 दिया गया है, यहाँ पर 0 हटाएंगे तो पॉइंट आगे लगा देंगे, वही कार्य किया गया। यहाँ पर आउटपुट हमें यहाँ से आउटपुट निकालेंगे, जैसे कि दोस्तों इनपुट यहाँ पर निकाल लिया गया जो कि पावर में आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें वाट में बदलते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बदल लेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 5.625 HP राइट आंसर है। जबकि दोस्तों इसमें इतना उत्तर नहीं आ रहा है, आपका इतना उत्तर 5.625 HP सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डिस्कधारी जनरेटर यानी डीसी जनरेटर में कुंडली दूरी को पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच किसके बराबर होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रति पोल क्रम विनियामक बार, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि चित्र में ए और बी डीसी जनरेटर के किस भाग को प्रदर्शित करता है? आपको बताना ये ए और ये बी किस भाग को प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ए जो है इंटरपोल एवं मुख्य पोल को ए और बी जो है इंटरपोल और मुख्य पोल को प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जनरेटर कौन सा है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम इसकी पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि समान लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में
लाए जाने वाला जनरेटर डीसी शंट जनरेटर होता है तथा डीसी सीरीज जनरेटर का अनुप्रयोग अति दूरस्थ सप्लाई के लिए किया जाता है। कुमुलेटिव कंपाउंड का उपयोग निकट दूरी के लिए शंट जनरेटर के स्थान पर किया जाता है। डिफरेंशियल का उपयोग आर्क वेल्डिंग की विद्युत शक्ति सप्लाई के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के लिए न्यून वोल्टता यानी कम वोल्टेज जो कि 60 से 80 तक तथा उच्च धारा 300 से लेकर 600 एम्पियर तक की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी जनरेटर में बहती धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि धारा दी गई है और प्रतिरोध दिया गया है, फार्मूले पर मान रखेंगे जैसा कि आई स्क्वायर आर होता है, जो कि देख सकते हैं कॉपर हानि बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, जैसे कि आई का मान दिया गया इसका वर्ग कर देंगे और आर का मान 10 दिया गया। आपको उत्तर आ जाएगा 1000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैप और वेव वाइंडिंग दोनों होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लैप वाउंड आर्मेचर के लिए देख सकते हैं ए बराबर पी तथा वेव वाइंडिंग के लिए ए बराबर हमेशा 2 रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी पार्श्वपथ जंत्र की ये जनरेटर क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, ये इसका सही उत्तर है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि डीसी पार्श्वपथ जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र यानी जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा देखते हैं इसमें डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। डीसी जनरेटर में कार्बन के ब्रुश प्रयोग किए जाते हैं। ब्रुशों के प्रयोग से आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव अग्रगामी ध्रुव के सिरे के नीचे क्षेत्र को दुर्बल करता है तथा लोड में वृद्धि के साथ यह दुर्बलता और भी बढ़ जाती है, इसलिए अधिक लोड की दिशा में ब्रशों को अधिक खींचना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि योगात्मक कंपाउंड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, योगात्मक कंपाउंड डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, इसलिए इसे योगात्मक मिश्र कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है। अगला प्रश्न, 4 ध्रुवों वाला डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर की धारा की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला पर मान रखेंगे, जैसे कि आरपीएम आपका दिया गया है, जो कि पोल 4 दिए गए हैं। यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन आपका 60 हर्ट्ज उत्तर F बराबर आ जाएगा, जो कि आवृत्ति आपकी 60 हर्ट्ज होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, आपका 60 हर्ट्ज उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में डेड डैश
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत में उत्तेजित किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि एक विद्युत उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलियों को किसी बाह्य डीसी धारा स्रोत, उत्तेजक या बैटरी से उत्तेजित किया जाता है। जहां कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है, वहाँ इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों उसका देख सकते हैं डायग्राम दिया गया है, जो कि हमने आपको अभी प्रश्न बताया। इस प्रकार के जनरेटर विद्युत लेपन, धातु शुद्धिकरण तथा प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। डायग्राम समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि ब्रश में अधिक तनाव डेड डैश के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतिरिक्त ब्रश तनाव में से दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। ब्रश का कार्य दिक् परिवर्तक से विद्युत धारा एकत्र करके उससे बाह्य परिपथ में भेजना होता है, और ब्रश का कार्य कुंडलियों यानी कुंडलों को समांतर परिपथ में विभाजित करना भी है। प्रायः ब्रश कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चक्रण की दिशा अपवर्तित रहेगी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो चक्रण की दिशा अपवर्तित रहेगी। डीसी मोटर के आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल किसी एक को बदल कर जनरेटर की दिशा परिवर्तित किया जा सकता है। अगर दोनों को बदल दोगे तो आपको मान लो गति उसकी परिवर्तित नहीं होगी। दोनों को एक साथ परिवर्तित करने पर जनरेटर पहले अवस्था में ही चलता रहेगा। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीसी कंपाउंड विभेदी यानी डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर होता है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनरेटर प्रयोग किया जाता है। यह जनरेटर शंट तथा सीरीज जनरेटर का संयुक्त रूप, ध्रुव पर शंट तथा सीरीज दोनों कुंडलित होती हैं, यानी दोनों वाइंडिंग उस पर होती हैं। शंट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर में तथा सीरीज क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। कंपाउंड जनरेटर लोड पर स्थिर वोल्टता प्रदान करते हैं, इसलिए इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग व्यापारिक रूप से सभी कार्यों में किया जा सकता है, वह जैसे पावर की सप्लाई आदि कार्य के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 होता है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वेव वाइंडिंग कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। अगला प्रश्न, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कॉइल कनेक्शन कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है, मतलब निम्न कार्य के लिए होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है,
लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी प्रकाश के लिए किया जाता है। विद्युत आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर तथा विद्युत ट्रैक्शन कार्य के लिए डीसी ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज और बैटरी चार्ज के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र फाई माइनस प्रति ध्रुव में औसतन चुंबकीय फ्लक्स, जेड बराबर चालकों की संख्या, एन बराबर आरपीएम में घूर्णन की गति और पी बराबर ध्रुवों की संख्या और ए बराबर समांतर पथों की संख्या दी गई है। तो आपका फार्मूला क्या होगा? ई बराबर दोस्तों फार्मूला होता है फाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है, जो कि आप देख सकते हैं फाई जेड एन पी अपान 60 ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दिया गया है, कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर सभी लोड पर हमेशा स्थिर होता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज लोड बढ़ाने से बढ़ता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर का लोड बढ़ाने से वोल्टेज घटता है, जैसा कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डीसी आर्मेचर कुंडली डेड डैश डीसी आर्मेचर वाइंडिंग डेड डैश कोटियों का होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि लैप और वेव, ये इसका सही उत्तर है। ये लैप और तरंग ये राइट आंसर है। जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं, लैप वाइंडिंग में धारा का मान उच्च तथा वोल्टेज का मान निम्न होता है। दोस्तों ये पॉइंट आपको बेहद ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखें। इसमें समांतर पथों की संख्या, पोल्स की संख्या बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है, जो कि इसमें हमेशा वेव में हमेशा 2 होता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वी एंड ए आई, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि डीसी जनरेटर में लोड सेचुरेशन वक्र वी और आई एफ के बीच संबंध बताता है। यहाँ पर देखते हैं, फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर वर्तन यानी टर्न प्रति ध्रुव में संबंध प्रदर्शन करने वाली चुंबकत्व वक्र संतृप्त वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी जनरेटर में लव हानियों के अंतर्गत निम्नलिखित आती हैं। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, शैथिल और भावर धारा हानियाँ, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर इसमें हम देखते हैं, डीसी जनरेटर के लिए हानि जैसे कि लव हानि बराबर होती है हिस्टैरिसीस हानि प्लस भावर धारा हानि। इसको दोनों को मिला देंगे तो आपको लव हानियाँ निकल कर आ जाएगी। जैसे कि हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं, भावर धारा हानि का फार्मूला भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे सवाल भी बनते हैं, सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चल दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने आज के सीरीज को कंप्लीट किया। अगर दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों को पाने के लिए आप मान लो इसी तरह के प्रश्न अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।